गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, सम नेचुरल फिनोमिना। हमने टोटल 4 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को इलेक्ट्रीफाई करने के मेथड्स देख चुके हैं। सबसे फर्स्ट कौन सा था? फ्रिक्शन, देन कंडक्शन, इंडक्शन एंड आफ्टर दैट क्या था अपना? आयनाइजेशन। तो इन 4 तरीके से हमने उनके ऊपर चार्ज डेवलप किया है। किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं? चार्ज डेवलप कर रहे हैं। अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या ऑब्जेक्ट हमारा न्यूट्रल है या चार्ज है। हमने पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को देखा कि पॉजिटिव हमारे प्रोटॉन्स है, नेगेटिव हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बेसिस पे किस पे पॉजिटिव चार्ज है, किस पे नेगेटिव चार्ज है। याद आ रहा है? इलेक्ट्रॉन की एक्सेस इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट एंड इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी इज पॉजिटिवली चार्ज एटम। अब आइडेंटिफाई करने का भी तो मेथड होना चाहिए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो किसकी हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 फोटोज आपको दिखाई दे रही हैं पुराने वाले इलेक्ट्रोस्कोप है, लेकिन एक बार इनको भी देखते हैं। इनको क्या कहते थे? पिथ बोल इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब बेसिकली इसके अंदर होता क्या था कि यहां से एक ऑब्जेक्ट मेरा कनेक्टेड है ग्राउंड से, और दूसरा मेरा यहाँ पे एलिमेंट है जिसमें चार्ज एलिमेंट हो, या फिर जैसा इस पे अगर मैं मानता हूं कि पॉजिटिवली चार्ज है, अगर मैं इसके नियर बाई लेके आता हूं, ठीक है, तो ये या तो अट्रैक्शन का बिहेवियर शो करेगा या रिपल्सन का। जस्ट इस पे डिफ्लेक्शन शो होगा। सेम लाइक बोल्स की बात कर रहा हूं कि अगर यहाँ पे चार्ज बॉडी है तो यहाँ पे इसमें इंड्यूस्ड करे तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। लेकिन ये पुराने मेथड्स है, तो एक बार इनको देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट्स द चार्ज बेस्ड ऑन द कूलाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमारा इलेक्ट्रोस्कोप क्या चेक करता है? कूलाम बेस्ड। कूलाम किसको कहोगे? चार्ज को। ठीक है, कूलाम बेस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एटम के ऊपर चार्ज है, वो अपने सराउंडिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करता है, वो अपने सराउंडिंग क्या करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करता है, ये उसको डिटेक्ट करता है। क्लियर? विच cause the motion of charge? It is a device which is used to detect the presence of charge on a body. किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है, उसको डिटेक्शन का काम करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप। अपने जो सिलेबस की बात है वहां पे कौन सा है? ये पिच बोल इलेक्ट्रोस्कोप नहीं है, अपने पास गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। तो गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहां पे है? ये रहा। जो सिलेबस के अंदर है वो कौन सा है? गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसका नाम क्यों हुआ? गोल्ड का यूज किया जाता है ऑफ कोर्स। कहां पे? इन लीव्स में। ये जो आपको जो लीव्स दिखाई दे रही हैं, दो दो लीव्स मिल रही हैं, किसकी है? गोल्ड लीव्स। क्लियर हुआ? गोल्ड लीव्स। तो एक बार देखते हैं कि यह वर्क कैसे करता है। डायग्राम से समझेंगे। हम हमेशा पहले क्या करते हैं? पहले डायग्राम से समझेंगे, देन आफ्टर दैट जो थ्योरी लिखी है उसको रीड करेंगे। तो पहले यहाँ पे एक बार देखिए, ये एक ब्रास का मेटेलिक डिस्क यूज की गई है। किसकी? ब्रास की मेटेलिक डिस्क। दैट मीन्स ये क्या है? कंडक्टर है। आफ्टर दैट यहां से एक रोड कनेक्टेड है जो कि जार के अंदर गई है। ये जार कैसा है? एयर टाइट जार है कि जो हमारी एयर है वो उसके अंदर इंसर्ट नहीं हो सकती। वैक्यूम नहीं है लेकिन एटलीस्ट एयर टाइट है। ओके, यहां हमने इसको एक क्लोज किया हुआ किससे? इंसुलेटर प्लग या कॉर्क से। आफ्टर दैट ग्लास बोतल, और ये एक ब्रास की जो डिस्क उसी से कनेक्टेड क्या है? एक ब्रास की रोड कनेक्टेड है, और इसी के नीचे मेरे पास दो गोल्ड लीव्स हैंगिंग कंडीशन में एक तरीके से लटकी हुई हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, रिलैक्स मोड पे। अब पॉइंट इतना सा है कि अगर मैं किसी भी चार्ज एलिमेंट को रब करके इस पे टच करता हूं, डिटेक्ट ऐसे ही होगा। चार्ज एलिमेंट को अगर मैं रब करके इसके टच करता हूं, इसके अंदर अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो क्या ये पॉजिटिवली चार्ज इस डिस्क के बेसिस पे स्प्रेड आउट होगा? आफ्टर दैट ये चार्ज इस ब्रास रोड के थ्रू अंदर जाएगा। क्लियर? और जो गोल्ड लीव्स हैं, इन दोनों पे कैसा होगा? सेम चार्ज होगा। और ये चीज आप प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर पढ़ चुके हैं कि सेम चार्ज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर्स। तो यहां पे कौन सा मेथड होगा? रिपल्सन मेथड होगा। क्या अप्लाई होगा यहां पे? यहां पे रिपल्सन अप्लाई होगा। क्लियर ये चीज?
अब ये चीज आप सेम ऊपर लिखे हुए थ्योरी को देखते हैं। सर एक चीज पॉइंट रहेगा, यहाँ पे एक मेटल फॉइल अटैच्ड है जिसको अर्थ किया गया है। इसका रीजन, इसका एक सिंपल सा रीजन हुआ कि मेरे पास अगर यहाँ पे कोई भी आयनाइजेशन हो, एयर के अंदर आयंस प्रेजेंट हो या एक डिफरेंट चार्ज डेवलप हो रहा हो, तो वो बेसिकली मेरा अर्थिंग हो जाए। ठीक है, तो एटलीस्ट मेरी एयर हो न्यूट्रल कंडीशन में हो, तो ये बेटर परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। Gold leaf electroscope. Gold leaf electroscope was developed by Abraham Bennett. Abraham Bennett in the year 1787, which is more sensitive than pitbull electroscope. मैंने बात की थी पिथबॉल इलेक्ट्रोस्कोप की, वहां पे वाइब्रेशन सेंस करते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक हाई अमाउंट का चार्ज डेवलप हो रहा है तब वो वहां पे वाइब्रेशन या मूवमेंट शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गोल्ड लीव्स और इसको कवर किया हुआ है, बहुत माइल्यूट चार्ज पे भी ये रिस्पॉन्स करेगा। It consists of a vertical metal rod with two parallel strips of a thin flexible gold. ये thin flexible gold क्या है? तो आप जैसे मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं, तो गोल्ड 24 कैरेट में बिल्कुल बारीक एक फॉइल पेपर की तरह आता है। 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है, मैं उसकी 22 की बात नहीं कर रहा, 24 कैरेट गोल्ड में बिल्कुल बारीक कुंदन बोलते हैं जिसको, उनकी ये दो लीव्स हैंगिंग कंडीशन में, क्योंकि अगर जितना थिन होगी उतना ही बेटर रिस्पॉन्स होगा। क्लियर? मेटल फॉइल्स, हाँ एक पॉइंट और भी था, यहाँ पे हम मेटेलिक फॉइल्स यूज कर सकते हैं जैसा फॉइल पेपर्स, लेकिन वो भी थिन होने चाहिए, 18 माइक्रोन्स की नहीं होनी चाहिए, 11 या 9 माइक्रोन्स की यूज करो। हैंगिंग फ्रॉम इट टू प्रिवेंट द गोल्ड लीफ फ्रॉम ड्राफ्ट ऑफ एयर, इट इज केप्ड इन ए ग्लास बोतल। ये कंस्ट्रक्शन इसका क्लियर हुआ कि हमने एक ग्लास की बोतल ली, ग्लास के बोतल के अंदर हमने ऊपर की तरफ एक टाइट लिया, एनक्लोज किया हुआ एक कॉर्क लगाया, उसके अंदर हमने ग्लास रोड लगा दी, ग्लास क्या, ब्रास रोड इंसर्ट कर दी। अब एक छोटा सा पॉइंट आता है कि ब्रास रोड के नीचे हमने दो गोल्डन लीव्स कनेक्ट की है। गोल्डन लीव्स पे कोई भी चार्ज आएगा स्प्रेड आउट हो जाएंगे, दोनों के दोनों फैल जाएंगे। इससे क्या डायग्नोस हुआ कि हमने जिस मेटेलिक रोड को टच किया है, जिस मेटेलिक रोड को टच किया है उसमें कुछ चार्ज था। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन कहीं से फॉर्म हो सकता है या आपकी क्वेरी हो सकती है कि सर यहाँ पे एक ब्रास डिस्कनेक्ट करने की क्या जरूरत थी। क्लियर है सर, डायरेक्टली तो इस मेटल रोड से भी टच कर सकते थे, लेकिन ब्रास डिस्क को कनेक्ट करने का केवल एक सिंगल पर्पस था कि जो एरिया है, सरफेस एरिया, उसको वाइड किया। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी एक रोड को या एक इलेक्ट्रीफाइड रोड को किसी न्यूट्रल रोड के साथ या न्यूट्रल प्लेस के साथ टच करता हूं, तो उसका वहां पे कौन सा मेथड यूज होता है? कंडक्शन। और कंडक्शन में इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है सेचुरेशन के बेसिस पे, तो यहाँ पे जितना एरिया वाइडर होगा उतना ही ये चार्ज ट्रांसफर कर पाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में अगर डिफरेंट आ रहे हो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उनका नेक्स्ट वीडियो में एड ऑन करते हुए आंसर देता हूं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब उसी का मेथड जो हमने अभी पढ़ा है वो कंस्ट्रक्शन था, लेकिन गोल्ड लीफ जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो कैसे करता है, तो जो हमने अभी प्रैक्टिकल के बेसिस पे पढ़ा उसी को थ्योरी में देखते हैं कि हमारे ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, यहाँ पॉजिटिव आएगा ना, ओके ये इंड्यूस, नो नो नो, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ओके ठीक है। तो जैसा ही मैं टच मेथड अप्लाई करता हूं, इस रोड के ऊपर जो पॉजिटिवली चार्ज है वो डिस्क पे ट्रांसफर होगा ना, आफ्टर दैट वही पॉजिटिव चार्जेस दोनों लीव्स में सेम चार्जेस आते हुए एक दूसरे को स्प्रेड करेंगे, तो फैल जाएगा वो चीज, या दोनों गोल्डन लीव्स दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। When positive charges will accumulate at the lower end, where from they will be equally distributed on the gold leaf, वो दोनों लीव्स के ऊपर इक्वली पॉजिटिव चार्जेस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ड्यू टू रिपल्सन द डाइवर्जेंस इन द लीफ विल बी सीन, हमें दोनों लीव्स के बीच में क्या मिलेगा, जब वो स्प्रेड होंगे डाइवर्जन विजिबल होगा, और अगर डाइवर्जन विजिबल होता है इसका मतलब हमने जो रोड टच की थी उसके अंदर क्या था, चार्ज था। ओके, इफ वी टच द गोल्ड लीफ द डाइवर्जेंस विल वेनिश, डाइवर्जन क्या होगा, गायब हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अगर टच कर रहे हैं तो उन लीव्स को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज, अगेन वो चार्ज को हम
कंडक्ट कर रहे हैं, बिकॉज द चार्जेस आर ड्रेन टू द अर्थ थ्रू आउट अवर बॉडी। हम क्या है, पाथ की तरह काम करेंगे, कंडक्टर पाथ की तरह। जैसे हम गोल्डन लीव्स को टच करते हैं, ये चार्जेस हमारे थ्रू कहा ग्राउंड को पास होने जाएगा। क्लियर ये चीज? तो पहले हमने कंस्ट्रक्शन देखा, अभी इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। दोनों चीजें क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है? चार्ज ऑन क्लाउड्स या चार्ज इन एटमॉस्फेयर। क्या एटमॉस्फेयर में चार्जेस होते हैं? क्या एटमॉस्फेयर में चार्जेस होते हैं? होते हैं। तो सर फिर बाद में अगर एटमॉस्फेयर में चार्जेस होते हैं तो एटमॉस्फेयर जो है वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन क्यों नहीं करता? जैसे मैं दो वायर्स को इतना डिस्टेंस पे रखता हूँ, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा? नहीं करेगा। तो अगर मैं उनको थोड़ा नियर बाय लेके आता हूँ, अगर मैं उनको टच नहीं कर रहा, उनके बीच में कुछ माइल्यूट जैसे 2 मिलीमीटर्स का गैप है, उस टाइम पे क्या वो एक दूसरे में, अगर दोनों वायर्स के अंदर हाई वोल्टेज करंट पास ऑन हो रही है, तो क्या वो एक दूसरे को पास ऑन करेंगे? करंट को करेंगे। रीजन, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। वहां पे वो जो दोनों वायर्स हैं, दोनों कंडक्टर्स हैं, उनके मिड में जो एयर है वो क्या होगी? आयनाइज्ड हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। आयनाइजेशन आपने देखा था, NH4Cl, NH4 के ऊपर क्या आया था? पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। वो क्या था? आयनाइजेशन था। सेम वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन और बाकी जो गैसेस प्रेजेंट है वो आयनाइज हो जाएंगी, और वहां पे वो किसका काम करेंगे? एज ए कंडक्टर। लेकिन ये बहुत हाई वोल्टेज पे होता है। क्लियर है? तो ऐसा ही कुछ एग्जांपल एक बार देखते हैं हम। चार्ज इन एटमॉस्फेयर, we know that sometimes during rain या rainy seasons thunder and lightning also take places। जब भी बारिश हो रही होती हो उस टाइम पे क्या देखते हैं कि हमारे पास बारिश चल रही है, तूफान आ रहा है, और वहीं पे साथ में क्या होता है? लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, बिजली चमकती है। ड्यूरिंग रेन ओवर द स्काई फ्लैशेस ऑफ लाइट आर आल्सो ऑब्जर्व। हम उस टाइम लाइट जो स्ट्राइक हो रही है उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। दिस नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड लाइटनिंग। लाइटनिंग किसको कहते हो? जब लाइट स्ट्राइक हो रही हो, किस टाइम पे? ड्यूरिंग रेनी सीजन्स और थंडरस्टॉर्म। क्या जब रेनी सीजन या थंडरस्टॉर्म ना आ रहे हो या बारिश नहीं हो रही हो उस टाइम भी लाइटनिंग क्रिएट होगी? नहीं, उस टाइम पे लाइटनिंग क्रिएट नहीं होती। उसका रीजन क्या होगा? कि चार्जेस डेवलप होना बहुत जरूरी है। विदाउट चार्जेस लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं होती। और चार्जेस कहां कहां डेवलप हो सकते हैं? एटमॉस्फेयर के अंदर, क्लाउड्स में। क्लियर ये चीज? तो इसी पॉइंट्स को एक बार आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसी पॉइंट्स की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाउ ड्यूरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक 10 to 20,000 एम्पियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो उस टाइम पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? 10 to 20,000 एम्पियर्स। क्लियर है? दिस द एयर इन द path of lightning heat up and gets hotter than the surface of sun about 30,000 डिग्री सेल्सियस। 30,000 डिग्री सेल्सियस तक उस पाथ का टेम्परेचर राइज हो जाता है जहां पे लाइटिंग स्ट्राइक होती है। ये टेम्परेचर सन की सरफेस से भी ज्यादा है। अब एक क्वेरी आती है माइंड में कि सर सन का सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा? तो सिंपल, सन का जो सरफेस एरिया है उसका टेम्परेचर होता है 5500 डिग्री सेल्सियस। किसका? सन की सरफेस का। और उसको क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर। देन अगर मैं कोर की बात करता हूं तो सन के कोर का कितना डिग्री टेम्परेचर होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और कोरोना का होता है ऑलमोस्ट 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये किसका है? ये टेम्परेचर डिटेल किसकी है? सन की। ठीक है? तो सन की जो कोर है जहां से मेन न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएट होते हैं वहां पे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। फोटोस्फेयर जिसको हम सरफेस भी बोलते हैं सन की, उसका 5500 डिग्री सेल्सियस है। एंड आफ्टर दैट कोरोना, ये क्या? उसका एटमोस्फेयर, उसका कितना टेम्परेचर है? 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो हमने कंपेयर किसे किया है? फोटोस्फेयर, सन की सरफेस से। सन की सरफेस से भी ज्यादा टेम्परेचर होगा, ऑब्वियस होगा। 30,000 डिग्री सेल्सियस, वहां 5000 है,
6 टाइम मल्टीपल ज्यादा हाई टेम्परेचर क्रिएट हुआ। इसीलिए कई बार जब लाइटनिंग स्ट्राइक पेड़ पे होती है या किसी चीज, वो विद इन 1 सेकेंड के अंदर बर्न आउट हो जाती है, जल जाती है। क्लियर हुआ? दिस कोज द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, जिसकी वजह से हमें लाइटनिंग फ्लैश हो रही है। यहां पे एक क्वेश्चन और भी जनरेट हो रहा है, कौन सा? सर हमें लाइट विजिबल पहले होती है, सुनाई बाद में देती है। क्लियर है? सुनाई बाद में देती है लेकिन दिखाई पहले देती है। उसका रीजन? बोल सर आंखें आगे हैं कान पीछे, यही रीजन है? नहीं, हमें इस चीज को स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड के बेसिस पे देखना है। कैसा? अगर मैं आपको यहां पे मेंशन करता हूं स्पीड ऑफ लाइट, कितनी होगी स्पीड ऑफ लाइट? ओके 1 मिनट, यहां पे कर देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। दोनों की आपको स्पीड क्लियर है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड अगेन 340 मीटर पर सेकेंड। इसमें स्पीड किसकी ज्यादा है? ऑब्वियसली लाइट की। और कितना? ऑलमोस्ट 7 या 8 टाइम्स हायर देन है वो, तो उतना ही जल्दी वो मेरे को सुनाई भी देगा। ठीक है? और साउंड बाद में क्यों सुना? उसकी स्पीड बहुत स्लो है, तो साउंड को पहुंचने में मेरे तक टाइम लगेगा, जबकि लाइट मिली सेकेंड्स के अंदर पहुंच रही है। 1 सेकंड के अंदर वो 3 इंटू 10⁸ मीटर ट्रेवल करती है। क्लियर वाई पॉइंट? कि हमें पहले दिखाई क्यों देता है। देन ये साउंड, जैसा दिवाली है, न्यू ईयर है, उस टाइम भी आप रॉकेट वगैरह छोड़ रहे हैं, ठीक है, जितना भी, तो उनमें भी सेम है, हमें दिखाई पहले देता है, देन स्पार्कलिंग होती है, उसकी आवाज आती है, ठीक है, वो सुनाई बाद में दे रहा है। तो उसका रीजन भी यही है, स्पीड ऑफ लाइट वर्सेज स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अब यहां पे वापिस आइए। नोट, नोट क्या कहता है अपना? दिस कैन हैपन बिटवीन ए चार्ज क्लाउड एंड द ग्राउंड। इस चीज को मार्क करो कि हमारी जो लाइटनिंग स्ट्राइक है वो किन किन के मिड में हमें विजिबल होती है। ठीक है, ओके, रेड कलर ऑलरेडी लिया हुआ है तो हमने यहाँ पे एक कलर लेते हैं। फर्स्ट, चार्ज क्लाउड एंड द ग्राउंड, ये चीज क्लियर है? ओके, हार्डली विजिबल है लेकिन फिर भी विजिबल है। चार्ज क्लाउड एंड द ग्राउंड। अब ये चार्ज क्लाउड एंड द ग्राउंड का मतलब क्या हुआ? क्योंकि हमें किसी भी पॉजिटिव एलिमेंट के लिए अगर स्पार्क जनरेट होगा तो क्या पॉजिटिव एलिमेंट अपने आप बैठा बैठा स्पार्क जनरेट करेगा? नहीं, उसको एटलीस्ट नेगेटिव एलिमेंट से टच करवाना होगा। क्लियर है? दोनों एक दूसरे से टच होंगे तभी स्पार्क होता है। और ऐसा क्यों होता है? रीजन इसका, अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि मेरा जब पॉजिटिव एलिमेंट नेगेटिव एलिमेंट के साथ टच होता है तो वहां पे स्पार्क क्यों होता है? नो आइडिया? क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? V इक्वल्स टू आई आर, ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे लेकिन एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। V इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ है। क्लियर? अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि करंट, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर, आई अगर V अपॉन आर, अगर मैं ये बात करता हूं कि R जीरो है, इफ R जीरो, बोले सर R क्या है? R आप पढ़ चुके हो, R रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब हर्डल, अवरोध, जो लाइट को पास ऑन होने से रोकता है या उसकी इंटेंसिटी या वोल्टेज को कम करता है। अगर मेरा R जीरो हो जाएगा तो क्या यहां मैं ये बोल सकता हूं, क्या यहां मैं बोल सकता हूं अगर R जीरो हुआ तो A क्या होगा मेरा? जो I क्या होगा मेरा? इनफाइनेट। और अगर कहीं पे इनफाइनेट करंट सडन फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट्स में प्रोड्यूस होता है तो ऑब्वियसली वहां पे स्पार्क होगा। क्लियर हुआ?
तो जब भी पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ में बीच का रेजिस्टेंस को जीरो करते हुए इतना हाई एम्पियर का करंट अगर पास ऑन होता है तो वहां पे लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। तो लाइटनिंग स्ट्राइक होने के लिए हमें एटलीस्ट दो डिफरेंट चार्जेस की नीड होगी। अब चार्जेस ऑन क्लाउड एंड द ग्राउंड, यहाँ पे दो पोर्शन हमारे पास, जिसपे एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अब या तो क्लाउड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव, अगेन ग्राउंड्स के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के। फर्स्ट कॉम्बिनेशन तैयार हुआ मेरा। सेकंड, बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस क्लाउड्स, दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस होनी चाहिए। टू चार्ज क्लाउड, टू चार्ज क्लाउड्स। अब टू चार्ज क्लाउड्स का मतलब क्या हुआ कि मेरे दो क्लाउड्स हैं, एक क्लाउड सिंपल है, दूसरा ये रहा। अगर मैं इस पे नीचे की साइड में पॉजिटिव चार्जेस की बात करता हूं तो इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है तो। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि क्लाउड क्लाउड से लाइटनिंग स्ट्राइक प्रोड्यूस होती है। एक क्लाउड दूसरे क्लाउड के नियर बाई जा रहा है और उसके अंदर इतना हैवी चार्ज स्टोर हो गया है कि वो ग्राउंड तक उसको पाथ नहीं मिल रहा। ग्राउंड तक पाथ मिलने के लिए क्या चाहिए उसको? एटलीस्ट वहां पे आयनाइजेशन चाहिए पहला, या दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं, उसको एटलीस्ट मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट हो। क्लियर है? वो उसको पाथ नहीं मिल रहा तो क्या करेगा? एक क्लाउड दूसरे क्लाउड के नियर बाई पहुंचता है, वहां पे उनमें दो डिफरेंट चार्जेस होंगे, एक पे नेगेटिवली चार्ज हो गया, एक पे पॉजिटिवली, वहां पे लाइटनिंग स्ट्राइक होगी, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे थ्रू आउट द एयर। वहां पे उनको इजीली पाथ मिल जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो गई। कम होने का मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया, और यही रेजिस्टेंस जो बिल्कुल माइल्यूट हो जाता है तो एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, तो वहां पे करंट मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है। ठीक है? सेकंड कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट क्लाउड टू ग्राउंड, सेकंड क्लाउड टू क्लाउड, थर्ड कौन सा रहा? एक ही क्लाउड के अंदर दो डिफरेंट चार्जेस even between two oppositely charged portions of the same cloud। एक ही क्लाउड के अंदर दो डिफरेंट चार्जेस पॉसिबल है। कैसे? अगर जैसे क्लाउड है थोड़ा स्प्रेड आउट हुआ, फैला हुआ है, उसके एक तरफ नेगेटिवली चार्जेस है, दूसरी तरफ पॉजिटिवली चार्जेस है, तो एक क्लाउड, कई बार बादल के बीच में से आपने बिजली चमकते देखा होगा, ये क्या था? ये वही लाइटनिंग स्ट्राइक थी। और ये सबसे इजीली होता है अगर इन तीन डिफरेंट स्ट्राइक्स की बात करते हो, जब लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही हो तो क्लाउड टू क्लाउड सेकंड नंबर पे, क्लाउड टू ग्राउंड थर्ड नंबर पे, और एक क्लाउड के अंदर ही इंट्रा क्लाउड, ये सबसे ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक होती है यहाँ पे। और ये चीज आप बारिश के टाइम पे इजीली देखते हैं कि एक बादल के अंदर बिजली चमक रही है, वो क्या था? वो एक ही क्लाउड के दो अलग अलग पोर्शन थे, जिसमें एक तरफ एक्यूमुलेट हुआ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ क्या एक्यूमुलेट हुआ? नेगेटिव चार्ज। वहां पे वो लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है। अब दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि सर ये भी तो बताओ कि क्लाउड्स के पार्ट लाइट आई कहां से? क्लाउड्स के पार्ट लाइट कहां से आई? तो जैसा हमारा इवेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है कि नीचे की तरफ से जो पानी की जो हवाएं हैं हीट अप होगी लैंड मास के ऊपर, डायरेक्टली सनलाइट्स आएंगी और वो धीरे धीरे वेपोराइज होगा। जब वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, या वाटर ड्रॉपलेट्स ना बोलते हुए वेपर्स हैं, वो जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं एयर, हॉट एयर कोल्ड एयर के साथ में, तो वो चार्ज होती हैं और वही चार्जेस एट द एंड क्लाउड्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा क्लाउड नेगेटिवली चार्ज है, कौन सा क्लाउड पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन एटलीस्ट उनके ऊपर कुछ चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं और वही चार्जेस लास्ट में क्लाउड के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। ये हमारे क्लाउडेड चार्ज होने का प्रोसेस था, और इसी को डीप में देखने के लिए हमें नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलना है। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम ये चीज देखेंगे कि हमारे क्लाउड्स हैं वो चार्ज कैसे हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी जो प्रोसेस बताया उसको डीपली देखेंगे, और यहाँ पे जो तीन डिफरेंट टाइप के आपने चार्जेस देखे हैं उनको एक ओवरऑल समझेंगे। क्योंकि हम एटमोस्फेयर पे पीएचडी नहीं करनी, हम एट क्लास कर रहे हैं, तो एट क्लास में इस प्रोसेस को समझा, देन आप अपने सेंटेंस फ्रेम करो। मैं इस चीज को डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अपन एक साथ ही तीनों क्लाउड्स को रीड करेंगे। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।